मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसाइंस में। चलिए, बिहार बजट 2021-22 पर हम लोग आज बात कर लेते हैं, जो आपके आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा और बीएसएससी प्रारंभिक परीक्षा, सीडीपीओ परीक्षा, बिहार पुलिस सेवा आयोग परीक्षा इत्यादि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार की आर्थिक समीक्षा में पहले ही प्रदान कर चुका हूँ, उसके लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देखिए, बिहार बजट जो था उसके प्रस्तुतकर्ता जो थे प्रभारी वित्त मंत्री तारकिशोर यादव थे। 22 फरवरी 2021 को इन्होंने बिहार विधानसभा में इस बजट को प्रस्तुत किया। बजट के जो प्रमुख बिंदु हैं, जो कुल बजट था इस बार का, वो लगभग 2,20,000 करोड़ रुपए का था। एलसी मीन्स लाख करोड़, ध्यान रखिएगा। अगर एक्यूरेट इसको याद कर लीजिएगा, चूँकि टोटल बजट है, बाकी जगह एक्यूरेट जरूरी नहीं है। कुल 2,18,302.70 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रस्तुत बिहार विधानसभा में किया गया। यह पिछले बजट की तुलना में लगभग 6,550 करोड़ रुपए अधिक था। ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने इनपुट कर दिया है। 2 नंबर, बजट भाषण में प्रभारी वित्त मंत्री ने क्या कहा, सुनिए। कोरोना संकट का पहले तो चर्चा किया कि कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था को भारी क्षति पहुंची है, जिस ढंग से आपने सेंट्रल बजट में देखा था। पिछले कार्यकाल के 7 निश्चयों की उपलब्धियों के बारे में बताया। पिछले कार्यकाल में जानते हैं कि नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना चलाया था और काफ़ी सफल रहा था यह योजना। मैंने बजट को पॉइंट वाइज कर दिया है, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। तीसरे नंबर पॉइंट में देखिए, प्रभारी वित्त मंत्री के द्वारा 7 निश्चय योजना का जो दूसरा पार्ट शुरू करने की घोषणा की गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके डिटेल्स जब आ जाएंगे तो आप लोग ज़रूर इसे पढ़ लेंगे, और या मैं भी चैनल पर प्रदान कर दूंगा। जो 7 निश्चय योजना पार्ट 1 का जो है वैल्यू ख़त्म हो चुका है, अब उसको याद करने का नहीं ज़रूरत है। अब इसको याद कीजिएगा जो मैं आज बता रहा हूँ। पहला जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। बी नंबर है सशक्त महिला सक्षम महिला। सी नंबर है हर खेत तक सिंचाई का पानी। डी नंबर है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। ई नंबर है स्वच्छ शहर विकसित शहर। एफ नंबर है सुलभ संपर्कता कनेक्टिविटी, ठीक है। जी नंबर है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य की सुविधा, ठीक है। मूल स्वास्थ्य के अलावा जो है आपका एक्स्ट्रा भी हेल्थ सिस्टम विकसित किया जाएगा, इससे तो ही प्रतीत होता है। बाकी देखिए डिटेल क्या आता है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। इस बार के बजट की विशेषता है कि न ही कोई नया कर इस बजट में आरोपित किया गया और न ही कर की दर में वृद्धि की गई। ध्यान रखिएगा, न नया कर और न ही कर की दर में वृद्धि। कारण आप समझ ही रहे होंगे, कोरोना प्रॉब्लम। आप समझ लीजिए, जो बजट के लिए मैंने पिछले बजट में बताया था कि बजट जो होता है हमेशा संतुलित होता है, और जितना का बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा या सरकार के द्वारा, दूसरे शब्दों में, तो उन्हें यह भी बताना होगा कि कहाँ से वो आएगा, ठीक है। तो बिहार बजट में कहाँ से पैसे आएंगे उसको जान लीजिए। तो ये भी प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आए इस बजट में, ठीक है। ये नंबर सबसे ज़्यादा है, मैंने क्रोनो में लिख दिया है, ज़्यादा से कम की ओर डिसेंडिंग ऑर्डर में। केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो होगा 41.73%, यानी कि बिहार सरकार की प्राप्ति का जो राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन यही होगा, केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा, ठीक है। ये हुआ 41.73%। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान ये हुआ 24.96%। राज्य सरकार के कर राजस्व ये हुआ 16.04%। जितना भी मनी इसमें लगाया जा रहा है बजट में, उस कहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है राज्य को प्राप्त लोक ऋण, सार्वजनिक ऋण, जो अलग अलग सेक्शन से या तो राज्य के अंदर से भी, पब्लिक से भी ले सकती है राज्य सरकार, या भारत सरकार से उधार ले सकती है। वो है लगभग आपका 14.56%, इसको 14.5% याद कर सकते हैं। राज्य का करभिन्न राजस्व 2.51%। राज्य के द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली 0.20%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा बजट में, प्राप्ति कहाँ से हो रहा है, केंद्रीय कर से, ठीक है, उसमें जो राज्य का हिस्सेदारी होता है। आइए अब खर्च किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। सारे अमाउंट्स में सबसे ज़्यादा जो खर्च होगा सामाजिक सेवाओं पर, ये भी 41.64% है। इसको लगभग आप 42% भी याद कर सकते हैं, तनाव ज़्यादा नहीं लेना है डाटा याद करने में, है ना। जो राउंडिंग ऑफ करके याद किया कीजिए। सामान्य सेवाएं
27.60%, आर्थिक सेवाएं 26%, लोक ऋण चुकाने हेतु जो ऋण लिया गया है ऋण को चुकाने हेतु 4.17%, ऋण अगर किसी को सरकार देती है, ठीक है, अपने खजाने से, तो 0.62%, उसका हिस्सेदारी कम है क्योंकि पिछड़ा राज्य है बिहार। सहायता अनुदान और अंशदान, अगर कहीं अनुदान वगैरह दे रही है किसी कारण से अंशदान कर रही है सरकार, तो 0.01%, इसका भी मात्रा जो है बहुत कम है। अब चलिए बिहार बजट में कुछ और आंकड़े को आप देख लीजिए। ये सारे जो हैं देखिए 4 वर्ष में आपका आता है, 2 वर्ष पहले वाला का एकदम कंप्लीट लास्ट जो होता है आंकड़ा वो रहता है, और ठीक 1 वर्ष पहले यानी कि 2020-21 वाला का अनुमान रहता है, और फिर संशोधित अनुमान होता है, पिछले बार मैंने बताया था। और जो 2021-22 का होगा वो अनुमान होगा, ठीक है, बजट अनुमान इसको बोलते हैं, कन्फर्म नहीं मानिएगा, ये अनुमान ही होता है बजट में, और आर्थिक समीक्षा में कन्फर्म होता है। ये नंबर जो है राजस्व प्राप्ति, ठीक है, एलसी मैंने लाख करोड़ समझना है, जहाँ भी मैंने एलसी लिखा है। राजस्व प्राप्ति जो है कर से कितना प्राप्त हुआ बिहार प्राप्त होगा, ठीक है, अनुमान है, तो 1,26,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने के अनुमान है। और गैर कर आय जो होगा 5500 करोड़ रुपए प्राप्त हो सकते हैं, जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया। वहाँ अनुदान से जो है 54,500 करोड़ रुपए प्राप्त हो सकते हैं, आकलन किया गया है बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, बजट में। तो कर से जो आय प्राप्त होगा उसको स्पेशली केयर कीजिएगा। आइए देखा जाए पूंजीगत प्राप्ति से कितना प्राप्त होने वाला है, ठीक है, यानी कि ऋण लेना पूंजीगत प्राप्ति में आएगा, विनिवेश करना, बेच देना, ठीक है, कोई भी परिसंपत्ति को सरकार के द्वारा अपना, तो इससे जो आएगा 32,250 करोड़ रुपए आएगा। इस प्रकार से जो अगर राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति को जोड़ दीजिए और कुछ अन्य प्राप्तियों को जोड़ दीजिए तो कुल जो बजट आपका आया 2,18,502 करोड़ रुपया लगभग प्राप्ति हुई सरकार को। अब चलिए बी नंबर में हम लोग बात करते हैं सार्वजनिक व्यय की। तो सार्वजनिक व्यय में जो है पहला जो आएगा आपका राजस्व व्यय और दूसरा आएगा पूंजीगत व्यय, ठीक है। तो राजस्व व्यय जो आएगा आपका 1,77,000 करोड़ रुपया, और इस व्यय में सबसे ज़्यादा खर्च जो आपका मुख्य रूप से किया जाएगा, सबसे ज़्यादा तो नहीं, मुख्य रूप से किया जाएगा वो होगा ब्याज, 14,500 करोड़ रुपये, यानी कि जो भी ऋण बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है उसे चुकाया जाएगा। आइए योजना व्यय पर हम लोग बात करते हैं। जो अलग अलग योजनाएं बनाई जाएंगी उसमें कुछ राजस्व खाता पर व्यय होंगे और कुछ पूंजीगत खाता पर, जैसे ईंट कपड़ा खरीदना या फिर कोई भी सामान खरीदना किसी योजना के लिए, वो सब पूंजी खाता में आएगा। तो यहाँ पर जो राजस्व खाता पर व्यय किया जा रहा है 69,000 करोड़ रुपया, यानी कि पारिश्रमिक वगैरह मजदूरों को, और पूंजीगत खाता पर जो व्यय हो रहा है वह 32,000 करोड़ रुपये, ठीक है, योजना व्यय में। इसको याद दोनों को कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं। आपने देखा कि कुल राजस्व व्यय जो था 1,77,000 करोड़ रुपये था, और कुल पूंजीगत व्यय जो है 41,231 करोड़ रुपये है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बजट में राजस्व व्यय कितना प्रतिशत रहा है या फिर पूंजीगत व्यय कितना प्रतिशत रहा, तो इसको याद कर लीजिएगा, मैंने ब्रैकेट में दे दिया है। देखिए राजस्व व्यय जो रहा कुल बजट का 81% और पूंजीगत व्यय जो रहा कुल बजट का वो 19%। इस प्रकार कुल सार्वजनिक व्यय जो रहा 2,18,302 करोड़ रुपये। चलिए राजकोषीय घाटा के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजकोषीय घाटा जो रहा 2.97% रहा है, ठीक है, बजट में 3% के नीचे FRBM एक्ट के तहत रखना है। राजकोषीय घाटा जो है अगर एब्सोल्यूट देखा जाए तो 22,510 करोड़ रुपया है, और प्राथमिक घाटा जो है 8,000 करोड़ रुपया है। और ब्याज भुगतान जो रहा है GSDP का, यानी कि ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वह रहा है GSDP का 8% ब्याज भुगतान। ये भी इम्पोर्टेंट है। राजकोषीय घाटा सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको तो जरूर याद कर लीजिएगा कितना परसेंट रहा है, तो 2.97%। अब जानते हैं 8वें नंबर में कि बिहार सरकार द्वारा जो करों से प्राप्त हुआ है राजस्व बिहार सरकार को, शुरू में मैंने बताया था 1,26,000 करोड़ रुपया लगभग प्राप्त हुआ है, राउंडिंग ऑफ में है। तो उसमें भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो है कर से प्राप्त आय में सर्वाधिक जो है किसका स्थान है, तो ये वाणिज्य कर का स्थान होगा। झारखंड के लिए भी यही होता है, ठीक है। वाणिज्य कर जो है 27,000 करोड़ रुपए लगभग
है। उसके बाद जो है स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क है, इससे 5,000 करोड़ रुपए आता है। और फिर परिवहन कर है 2,500 करोड़ रुपए आता है। 9वें नंबर में हम लोग देख लेते हैं बजट 2021-22 के संबंध में कुछ तथ्य। अगर बिहार राज्य पर कुल बकाया ऋण को देखा जाए तो यह ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीएसडीपी का यह 56.36% है। 2021-22 में सर्वाधिक व्यय अगर पूछा जाता है प्रश्न तो आप लोग लिखिएगा शिक्षा, ठीक है। ये भी सामाजिक सेक्टर में आता है, वहाँ पर आया था सामाजिक सेक्टर में सर्वाधिक व्यय है। तो सारा को अगर तोड़ दिए हैं आप तो शिक्षा में सबसे अधिक है। इस पर कितना व्यय किया गया? 38,035 करोड़ रुपए। और शहरी और ग्रामीण सड़क पर 15,227 करोड़ रुपए और पंचायती राज पर 9,500 करोड़ रुपए। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। चलिए बजट के एक महत्वपूर्ण घोषणा की ओर हम लोग आते हैं। यह है फैक्टर नंबर 10 पर। बिहार कन्या उत्थान योजना जो आपका अप्रैल 2018 से नीतीश कुमार के द्वारा संचालित है, नीतीश सरकार के द्वारा। इसके तहत इंटर और स्नातक पास लड़कियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है और इस प्रोत्साहन राशि में जो है वृद्धि करने की घोषणा इस बजट में की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पीटी के लिए भी और बीपीएससी मेंस के लिए भी। इंटर पास को पहले जो मिलता था इस बजट की घोषणा से पहले 10,000 रुपये और स्नातक पास लड़कियों को 25,000 रुपये मिलता था। अब जो है इंटर पास को ही 25,000 मिलेगा और स्नातक पास वालों को 50,000 रुपये प्राप्त होंगे। देखिए 19 अप्रैल 2018 को कैबिनेट की बैठक में इसका डिसीजन लिया गया था। इस योजना के बारे में हम लोग अगले पेज में कुछ जानेंगे। पहले यहाँ पर बजट के 11 नंबर पॉइंट्स को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ समाज कल्याण विभाग को जो है दिया गया है, एक कल्याण विभाग है इसलिए मैंने इसे इनपुट कर दिया है। 13,264 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। और अनुसूचित जातियों के विकास एवं अन्य कार्यों हेतु जो खर्च किया जाएगा इस वित्तीय वर्ष में 16,777 करोड़ रुपये, 16,777 करोड़ रुपये, 17,000 करोड़ रुपये एवरेजली याद कर सकते हैं। और एसटी के विकास के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति जो लगभग 1% है बिहार में, उसके लिए 1,550 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। देखिए बिहार कन्या उत्थान योजना के बारे में कुछ और जान लीजिए क्योंकि यह इम्पोर्टेंट योजना है और बहुत ही प्राथमिकता में नीतीश कुमार ने इस योजना को रखा है। जैसा कि आपको पता है महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य उन्होंने जो है बिहार में किया है, उसी के अंतर्गत यह योजना भी शामिल है। तो ये योजना जो है आपका स्पेशली 2 लड़कियों तक ही उपलब्ध है, ठीक है। तीसरी लड़की को ये उपलब्ध नहीं है, एक ही परिवार माता पिता के। और जन्म जैसे ही होगा अगर निबंधन कराने माता पिता चले जाते हैं, निबंधन रजिस्टर्ड करा लेते हैं, जन्म प्रमाण पत्र ले लेते हैं तो 5,000 रुपया जो है उन्हें प्राप्त हो जाएगा। और इससे जो है 1.6 करोड़ लड़कियों को लाभ प्राप्त होगा, लगभग 1.5 करोड़ से अधिक। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री के जो हैं बिहार कन्या उत्थान योजना के संदर्भ में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान कार्यक्रम की शुरुआत करने का फैसला कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं के जन्म का निबंधन, संपूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना बिहार का, ठीक है। बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, क्योंकि बालिकाओं पर सामान्य रूप से कई घरों में ऐसा होता है, अधिकांश में आजकल नहीं हो रहा है कि बालिकाओं पर कम ध्यान दिया जाता है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि जो पैसा मिलेगा ना 25,000 और 50,000 रुपया उसी शर्त पर मिलेगा जब बालिकाएं अविवाहित रहेंगी, नहीं तो नहीं मिलेगा। बाल विवाह पर अंकुश लगाना, तो इससे होगा कि स्नातक तक तो विवाह कम से कम नहीं करेंगे जिनको इच्छा रहेगा कि 25,000 और 50,000 मिले। और कुल प्रजनन दर में कमी लाना, ठीक है, क्योंकि 2 बेटियों तक ही है, तीसरी बेटी को नहीं है, तो अगर 2 से अधिक बेटी रहेंगी तो उसको नहीं मिलेगा, तो प्रजनन दर में भी कमी आएगी। सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए राज्य के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह उस समय थे 2018 में, कहा कि बालिकाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना, सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के अवसर प्रदान करना, परिवार एवं समाज में उनके आर्थिक योगदान को बढ़ाना इस योजना का लक्ष्य है। मुख्य सचिव ने कहा है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना एक यूनिवर्सल कवरेज योजना है, अर्थात राज्य की सभी कन्याओं को जन्म से लेकर स्नातक पास होने तक जो है राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ परिवार के 2 बच्चों तक सीमित रहेगा। ये था बिहार का बजट
और विशेष रूप से बिहार कन्या उत्थान योजना के बारे में जानकारी दी गई। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग अगर नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।